अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, मैं आपको टीजर देना चाहता हूँ एक कि दोस्तों की बात खुशियाँ होती हैं जिनको देख के आपको बड़ी खुशी होती है और आप उनकी खुशी में खुश होना चाहते हैं और उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाज़ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके दोस्तों के लिए तो खुशी का बायस होते हैं लेकिन आप कोई बहुत खुश नहीं होते उस मौके पे। तो इधर कुछ ऐसी बात की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कुछ इधर चल रहा है कि मैं खुश हूँ और भाई मैं आपको बताऊंगा थर्सडे को। खैर, उससे पहले जनाब आपको ये बताना है हमने कि कल रात क्या तमाशा लगा, वैसे तो मुल्क भर में लेकिन पर्टिकुलरली कराची शहर में। और जब इस तरह की बातें करते हुए इससे ये सबक सीख लेना चाहिए, ये इदराक हो जाना चाहिए कि मजाक तो हो नहीं रहा, क्योंकि इस मुल्क के हालात ही वैसे नहीं है कि हम किसी भी बारे में ठट्टा कर सकें, मजाक कर सकें या कोई जुमला कर सकें। सो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए ऐसे ही अज़राहे मजाक एक बात कर दी कि जो हंसी मजाक में लाइट मूड में, चलो और वो वाहिद ठट्टा था जो उन्होंने अकेले ने मारा और उसके ऊपर किसी को हंसी नहीं आई, तो ऑडियंस में बैठे हुए किसी शख्स को और अवाम को तो बिल्कुल ही नहीं आई। और अवाम ने तो सीरियस ले ली बात। तो बात हो रही थी कि पेट्रोल के मजीद ऊपर जाने की, प्राइस की, और ये कोई मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन वैसे ही गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कुछ इस किस्म की बात कर दी जो कि एक पैनिक मच गई। और अगर आप बाकी शहरों का तो खैर अभी हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन कराची में तो पेट्रोल स्टेशन के बाहर मतलब के मीलों लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं। लिटरली हर कोई एक दूसरे से कॉल करके तस्दीक करने की कोशिश कर रहा है। हमसे कितने लोगों ने पूछा भाई ऐसा हो रहा है कि रात को 12 बजे जी ये सारी और मजीद ऊपर चला जाएगा। तो ये शुक्र है कि मैं सुरखरू हुआ जब मेरे से एक ही शख्स ने हम दोनों से पूछा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा, मैंने कहा ऐसा हो रहा है, लेकिन इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि बास टीवी चैनल्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रिपोर्ट कर रहे थे और फिर उन टीवी चैनल्स के नतीजे में आपको पता ही है बास प्रोपेगेंडा बेस्ड जो टीवी चैनल्स हैं वो इस बात का हवा बना रहे थे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फिर एक से दूसरे ग्रुप और फिर फेसबुक और दूसरे से तीसरे ग्रुप, इस तरह ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों की जिंदगी में जैसे थरथली मच गई। हाँ बिल्कुल, मतलब एक लिटरल एक पैनिक सिचुएशन थी एंड आई वाज एक्चुअली आउट समवेयर। तो हम हालांकि पेट्रोल स्टेशन की तरफ थे भी नहीं, लेकिन लाइनें इतनी लंबी थी कि सब रोडें ब्लॉक हुई थी। देयर वाज अ सीरियस पैनिक सिचुएशन। तो इससे एकदम ये ख्याल आया कि भाई मजाक में भी इस किस्म की गप्पे नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या कहा था वो मजाक क्या था वैसे जिस पे सिर्फ उन्हीं को हंसी आई, सुनिए। लेट्स हियर दैट। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. क्या बात है, मुझे समझ नहीं। 3-4 आई नो यू ओन प्लेन्स, यानी आप जो 4-5 बैठे हुए हैं, आपके पास तो जहाज हैं, तो आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? तो बाकी मतलब इसी तरह की बात। हाँ सुने जरा, ये जुमला कोहेरेंट नहीं है मेरा ख्याल, समझ नहीं आई। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. आपको मतलब से मुराद इनका ये है कि आपके लिए शायद पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाएगा। खैर वैसे इसमें आई एम सॉरी, आई एम ऑफेंडेड बाय द रेस्ट विल बी ओके। हाउ विल द रेस्ट बी ओके? द रेस्ट आर नॉट ऑलरेडी ओके। एग्जैक्टली, मतलब वो तो उनके पास तो जहाज है, जो जहाज रख लेता है तो पेट्रोल की तो उसने गुंजाइश रखी होती है। लुक एट अस, Look at the rest of us. The rest of us are not going to be okay anyway. ये वो स्टेटमेंट थी जिससे ये लगा, वैसे नहीं लगा, वैसे इससे नहीं लगा, ये इससे बिल्कुल नहीं लगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपको पता ही है जब बात का बदंगड़ बनाने का किसी ने सोच लिया हो और उसने ठान ली हो कि मुखालिफत बराए मुखालिफत करनी है, तो उसमें है एक आध टीवी और एक ही टीवी चैनल है। मतलब वहाँ से ये मामला मुबैना तौर पर शुरू हुआ और फिर ये बात फैलती चली गई, क्योंकि इस बयान को तो इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसीलिए कहते हैं जी कोई भी खबर हो उसकी तस्दीक पहले करें, कोई 10 बार तस्दीक करें और उसके बाद वो खबर चलाएं, बिकॉज वो जरा मुश्किल हो जाता है। हर किसी ने वैसे तो गलतियां की हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मुल्क के हालात इतने ऑफ हैं ऑलरेडी कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं अगर तस्दीक किए बगैर खबरें चलाएंगी तो वो पैनिक सिचुएशन होती है, जो कि कल हमने देखी। एंड दोज़ हु आर रनिंग दीज़ न्यूज़ दे आर डूइंग डिससर्विस टू दिस नेशन। खैर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट में इसकी तरदीद की, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की, काफ़ी इसकी तौजीहात वजाहतें सामने आईं सबकी तरफ से ही। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जो एक दफ़ा वो पैनिक साइकिल शुरू हो गया वो कहीं बहुत घंटों बाद जाकर थमा
और मीलों लंबी कतारें हमें रात गए तक मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन पर देखने को मिली। सो ये सारी सूरत हाल रही। लेकिन एक्चुअली सूरत हाल क्या रही है ज़रा, क्योंकि इट वॉज जस्ट नॉट कराची, यू नो, इट वॉज ऑल ओवर, तो ज़रा पता करने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली क्या हो रहा था। सो लेट अस टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनको बिल्कुल पल पल की खबर होती है। लेट्स बिगिन विद कराची और ज़ीशान शाह हमें वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो ही अफवाहें फैलना शुरू हुई और गर्दिश करना शुरू की, शहर भर के पेट्रोल पंप्स पे आवाम की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल लेके शहर भर के पेट्रोल पंप से पहुंच गए, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप से एक बहुत बड़ा रश देखने में आया। लोग इसी वजह से परेशान थे कि पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा होने जा रहा है और इस वजह से तमाम तर लोगों ने लंबी लंबी जो कतारें लग गई थी पेट्रोल पंप के बाहर, उन कतारों में लग गए, घंटों उन्होंने इंतजार भी किया। ताहम गुज़िश्ता रोज जब वफाकी वजीर की मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों की जब उन्होंने तरदीद की, उसके बाद में जो ही ये खबर अवाम में गर्दिश करना शुरू हुई तो अवाम ने सुकून का सांस लिया। ताहम उसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात को मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे खासा रश देखने को मिला। ताहम लोग अभी भी गुज़िश्ता रोज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी ये लाहक थी कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होने जा रहा है तो वो जल्द अज जल्द जो मौजूदा कीमत का पेट्रोल है वो डलवा के कुछ अपने पैसों की बचत कर लें। जी तो ये सारी सूरत हाल रही है। कराची में तो वाकई बहुत बुरा हाल था। लाहौर में हम जरा जानते हैं क्या वहाँ भी इसी तरह ये, मेरा ख्याल है वहाँ भी ऐसा ही था, जान लेते हैं फिर। सोहेल इमरान इज गोइंग टू टेल अस। जी, गुज़िश्ता शब यहाँ पेट्रोल पंप्स पर इंतहाई बुरी सूरत हाल इस हवाले से थी कि बहुत ज़्यादा शहरियों में बेचैनी पाई जाती थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने शहर भर के जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ का रुख किया और रात गए तक यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर जो शहर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी जिसपे मोटरसाइकिल सवार और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थी और उनको यही खदशा था कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर देगी और उसकी वजह यह बनी थी कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानब से ये इशारा दिया गया था कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और यही वजह है कि लोगों, हालांकि उनके पास सिर्फ एक दफ़ा का मौका था कि वो बचत कर सकते थे, लेकिन जिस तरह के आजकल के हालात हैं उन्होंने यही बेहतर जाना कि जितनी बचत की जा सकती है वो कर ली जाए और यही वजह है कि पेट्रोल पंप्स पर बहुत ज़्यादा रश रहा और इस दौरान सोशल मीडिया ने खासा अपना एक किरदार भी अदा किया और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ने की जो है वो खबरें दी जाती रहीं जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा रश हुआ था। लेकिन आज आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर कि इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है, जो ज़रूरत है पेट्रोल की वही डलवाने के लिए शहरी जो हैं वो पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी, हाँ, सूरत हाल है। अभी भी लोगों के जहन में ना खदशात हैं मौजूद और लोग सहमे हुए हैं। लिटरली ये वो सूरत हाल है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इन बातों से सहम गए हैं कि पेट्रोल और तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये किसी को शायद मजाक लगे लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ। जैसे ये कहना कि जी बाकी मुल्कों में बढ़ा, अभी यूएई में बड़ी, वहाँ तो बढ़ती नहीं है इस किस्म की चीज़ें, तो वहाँ भी कतारें लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स पे। लेकिन देखिए हमारा कंपैरिजन किसी और मुल्क के साथ करना बहुत ही अनफेयर बात है। उनकी बाकी चीज़ें, भाई एक आइसोलेटेड पकड़ के चीज़ कंपेयर नहीं की जा सकती, बाकी उनकी जीडीपी देखें, उनके बाकी हालात देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होना उनको उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह हमें पड़ता है। या तो हम हर चीज़ में बाहर से कंपेयर करें ना अपने आप को और फिर उस लेवल पे आए, वी कांट। तो लिहाजा ये तोजी दे दे ना कि जी हर जगह ही बढ़ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। टैक्सेस में चूंकि तेल निकलता है तो वहाँ पे ज़रा कीमतें निस्बतन बाकी अमेरिका के कम होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट ज़रा नई डली होती और वहाँ पे भी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है ह्यूस्टन और अतराफ के शहरों में। सो दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बाकी हालात एज एन हमारे अवाम के हालात दुनिया से मुताबिकत नहीं रखते। बिल्कुल भी नहीं, और खासतौर पे हमारे यहाँ डिवाइड्स हैं। This is not the right comparison. One more perspective we want to give you about what happened last night. ये कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अशरफ। ओवर टू यू सलमान। कोयटा में गुज़िश्ता शाम पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफे की खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद शहर में पैनिक की सी सूरत हाल थी। शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख इख्तियार कर लिया था और बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग गई थी। वहाँ पे पेट्रोल पंप इंतज़ामिया
और जो सार्फिन थे उनके दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात भी रूनुमा हुए। शहर में तकरीबन इससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो गए थे। ताहम ये खबर रात गए झूठी साबित हुई, जिस तरदीद के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताहम इस तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान सूरत ये थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी पेट्रोल पम्प्स थे वहाँ पर शहरियों की बड़ी कतार लगी हुई थी कि वो पेट्रोल के हसूल में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द वो अपनी गाड़ियों के टैंक या मोटरसाइकिल के टैंक फुल करवा लें, ताकि अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो कुछ अपनी बचत कर सकें। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से काफ़ी देर तक शहर में पैनिक की सी सूरत हाल थी। इंतज़ामिया के लिए भी हालात कंट्रोल करना मुश्किल थे। ताहम जब इस खबर की तरदीद हुई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पेट्रोल पम्प थे या उसके अतराफ़ के इलाके थे वहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव था वो कुछ कम हुआ। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतज़ामिया भी परेशान रही, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर में ये खबर झूठी निकली। जी चलिए जी, आखिर ये में हुआ सब कुछ आफ्टर वन लिटिल नॉन ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन। ठीक है जी, आखिर में ये खबर झूठी निकली, लेकिन पता नहीं ये कब तक झूठ रहती है। मतलब हाँ, नहीं अब हमें कुछ नहीं पता। कसम से अगला जुमला कहने वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं, ये वो सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है कि इस पे जुमला क्या अभी हम किसी को सुना रहे हैं कि मतलब कि तस्दीक किए बगैर और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और मजाक भी इस चीज उसके ये सेंसिटिव इशू हो चुका है, इस पे मजाक भी ना करें। तो हमने नहीं करना मजाक, हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये जो मिफ्ता साहब ने मजाक करने की कोशिश की थी, जिन पे उन्हीं को this is not a funny topic at all for now for us as a nation। अच्छा जी, हमारे अच्छा जी, we need to move on। हमारे ये तो आज की बड़ी खबर मेरे लिए ये है ना। ओके जी, हमारे सेलिब्रेटेड मौसीकार और गुलकार, इनको तो वैसे मैं सब कुछ ही कहूँगी बिकॉज ही डज एवरीथिंग, सजाद अली, लेजेंडरी सजाद अली। हाँ, लेजेंडरी सजाद अली, उनके फैंस आर गोइंग टू बी सो हैप्पी क्योंकि उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट एल्बम है वो यूट्यूब पर रिलीज कर दी है। भाई बाय द वे, कल एक और बड़ी मजे का केस, वो बात तो फनी नहीं थी लेकिन सूरत हाल इस तरह से थी क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो उन्होंने अपनी शहबाज स्पीच का मुजाहरा करते हुए हफ्ते में तमाम दिन इतवार के सिवा काम करने का ऐलान कर दिया था। और हम तब भी यहाँ पर जियो के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आदाद शुमार के साथ लोग बताते रहे कि मौजूदा मुल्की हालात में दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वायबल डिसीजन। मतलब ये क्या है, ये ऑप्टिक्स हैं और बड़े ही मायूब ऑप्टिक्स हैं। और कल मरियम औरंगजेब साहिबा और दीगर वफाकी वज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बता रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि अब ये डिसीजन रिवर्स किया जा रहा है और उसके बाद उसके फ़वाइद गिनवाना शुरू हो गई। मतलब तो मैडम बसद एहतराम, आप फ़वाइद गिनवा रही हैं कि इस एक दिन की छुट्टी को बहाल करने से ये सब कुछ हासिल होगा और इतनी बचत होगी। तो ये छुट्टी तो आपने 50 दिन 60 दिन पहले ख़त्म की थी, ये छुट्टी तो वैसे ही थी। ये कैसे आप फवाइद गिनवा रही हैं कि अब हम ये खत्म कर रहे हैं तो इससे ये फायदा हासिल होगा? तो लिहाजा ये इसको मतलब इसके लिए आपको ब्राउनी पॉइंट्स इसलिए नहीं मिलने चाहिए क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि ये आपने इजाद की है ये चीज़, ये इसी तरह ही चल रहा था, आपने आते हुए चेंज किया था। सो लिहाजा खैर एनीवे, मरियम औरंगजेब का क्या कहना था। सरकारी दफ्तरों में समोसों, पैटीज और केक के साथ शाम की चाय और खाना बंद हो गया है। हफ्ते की छुट्टी बहाल हो गई है। इसके अलावा भी जनाब आपको बता दें कि वज़रा और सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी। पेट्रोल का कोटा 40% कम किया जा रहा है। सरकारी खर्चे पर अफसरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे और जो मशीनरी है सरकारी दफातर के लिए दरकार वो भी फिलहाल नहीं मंगवाई जा सकेगी। मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, सुन लें। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है तो उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अगले काबीना में इसकी तमाम तजावीज़ को पेश करेगी। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर दौरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। पूरी 40% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जा रहा है। अच्छा, इस सारी बात में मुझे कोई ये बता दे कि समोसे और पैटीज और केक क्या मुफ्त होते थे? सरकारी खर्चे से होते थे ना। नहीं मतलब कि सारे जो उस दफ्तर में काम कर रहे हैं उनके पैटीज मुफ्त हैं। आई वंडर मेहमानों की तवाज़ो के लिए। वैसे ये बहुत ही अजीब सी प्रैक्टिस थी अगर पहले से भी थी तो। मतलब चाय कॉफी मेक सेंस, अंडरस्टैंडेबल। अगर किसी ने बिस्किट किसी अपने मेहमान को खिलाने हैं तो अपने पास से मंगवा लें। लेकिन ये समोसे, पैटीज और केक क्या रोजाना बजट में आते थे? मतलब कि इससे तो बिरयानी और हलीम और हरीसा भी ले आए साथ, पूरा ही कर दे। ये पहले ही इन द फर्स्ट प्लेस ही क्यों हो रहा था? तो ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए, कभी भी। और लंचेस भी थे,
खाना भी था। और कुछ बता दो, नाश्ते भी चल रहे थे, पराठे पता नहीं, चलते ही होंगे वैसे। जब बजट होता होगा तो फिर जो मर्जी मंगा लें आप। अच्छा जी, आपको बताएं कि जी मार्केट्स और बाजार जल्दी खोलने और जल्दी बंद करने के मामले पर नून लीग कशमकश का शिकार है। अभी नहीं समझौता हुआ कि क्या करना है, और ये समझा जाता है कि ताजर बरादरी अपना बड़ा वोट जो है वो नून लीग को देती है। शायद यही वजह है कि शहबाज हुकूमत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले पा रही, अभी तक तो कुछ नहीं लिया। अलबत्ता जुमे को घर से काम करने की तजवीज़ और बाजार जल्दी खोलने और जल्दी बंद करने की तजवीज़ कमेटी को भिजवाई गई है, और मकसद ऑब्वियसली आपको पता ही है कि तेल और बिजली की बचत करना है। तो लेट्स सी कि इस पे क्या फैसला आएगा। और हुकूमत एक तरफ ये इक़दामात ले रही है तो दूसरी तरफ हर चीज़ की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 203 रुपये 50 पैसे का हो गया है, लेकिन अगर आप ब्लैक में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि 207 पर भी फरोख्त हो रहा है। दिस इज द लिमिट। पेट्रोल का भी बताएं, आपको पेट्रोल का किसको अब याद नहीं होगा। पेट्रोल वज़ीर खजाना की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद IMF से डील फाइनल नहीं हो रही है, मार्केट का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा है, रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। कल भी तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है रुपए की वैल्यू में, और इस गिरती मईशत पर सियासत भी साथ साथ चल रही है। खान साहब अपनी तरफ से आवाम को जगह जगह ये बताते फिर रहे हैं कि जनाब वो रूस से 30% सस्ते तेल का मुआहिदा करके आए थे, हालांकि इस किस्म का कोई मुआहिदा ताहाल मंजर आम पर नहीं आ सका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अपनी हुकूमत जाने से चंद दिन पहले इन्होंने एक ख़त लिखकर हमाद अजहर साहब जिस खत को लहरा रहे हैं, मुआहिदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। 2015 में जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा था रूस के साथ, उस पर 1 इंच काम नहीं हो सका। हालांकि 2021 फरवरी के बारे में कहा जाता था। नदीम बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब उस पर फिजिकली काम शुरू हो जाएगा, उस पर 1 इंच काम नहीं आगे बढ़ सका। और खान साहब बारहा आवाम को गुमराह करने कहने दीजिए कि वो 30% कम तेल खरीदने का, एज इन कम कीमत पर तेल खरीदने का कोई मुआहिदा कराए थे, लेकिन उनका जो विजिट का एलामिया है उसमें उसके किस्म के किसी मुआहिदे का तस्करा नहीं है, कहीं नहीं है, बस उन्होंने ही कहा है और कहीं उसका रूस से हमने पूछ लिया, सब पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मुआहिदा है तो दिखा दें, लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सियासत भी की जा रही है मईशत पे, जो कि गलत बात है और पहले भी नहीं की जानी चाहिए थी, अब भी नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, खान साहब क्या कह रहे हैं ये सुनिए। आप जरा हालात देखें, सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। हमने कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने एक मायूस कुन लॉन्ग मार्च के बाद खुद कंफ्यूजन का शिकार है, इसलिए उनका दोबारा निकलना आसान ना होगा। और वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि अगर PTI के फॉर्मूले पर चलते तो पेट्रोल जो था वो 300 रुपये लीटर हो चुका होता। सुने क्या कहा। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपये का पेट्रोल और डीजल होता। ये मैं आप हिसाब करके देख लें। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपये बढ़ाने थे और 17 रुपये पे आ गए थे 21 रुपये जाने से। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए ले गया। सो ये सारी सूरत हाल है। और अपने तई तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, चाहे आप सरकारी अफसर हों, चाहे आप मिनिस्टर हों, चाहे आप मुशीर हों, थोड़ा सा ये वक्त है कि इस कौम का एहसास करें। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अब काफ़ी दिन हो गए लेकिन फिर भी उनकी स्पीड क्योंकि उस हिसाब से मशहूर है ना, और वो वज़ीर आज़म की हैसियत से वो स्पीड दिखा नहीं पा रहे हैं फैसले करने में। खैर, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर मीसाक़ मईशत की बात की है। मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर ज़रा गौर करना चाहिए, ज़रा ठंडे मिजाज से सोचना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त किसी भी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनको ज़्यादा
ज़्यादा इंतज़ार नहीं हमने करवाना। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, काबीना ने कुछ फ़ैसले लिए हैं ताकि ऑब्वियसली अखराजात जो हैं वो कम हो सकें। पेट्रोल 40% कम, जिसको कहा जा रहा है पेट्रोल 40% कम दिया जाएगा। बैरूनी दौरे नहीं हो सकेंगे खानों, जी ऑब्वियसली कोटे की बात हो रही है। बैरूनी दौरे नहीं हो सकेंगे, खानों चाय पर पाबंदियां लगा दी, पूरी हमने एक लिस्ट भी दी है। नई गाड़ियां खरीदी नहीं जाएंगी, तो इसका मईशत को कितना फ़ायदा होगा इन नटशेल अगर आप हमें बता सकें। देखिए, इसका फ़ायदा तो होगा ज़रूर। एज अ सिग्नल ये बहुत अच्छा है कि जो हुकूमत है वो खुद चाहती है कि अपनी जो अखराजात है उनमें कमी की जाए। पर अब जो इस वक्त चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इन मेजर्स से बात नहीं बनेगी। मसलन आपको एक तो 5 दिन काम करना चाहिए और 2 दिन छुट्टी करनी चाहिए, इससे बहुत रकम सेव होती है। एक दिन अगर हम बंद करें तो 150 से 200 मिलियन डॉलर की सेविंग आती है ऑन दी फॉरेन एक्सचेंज। इस वक्त मसला ये है कि हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है। सो एक तो ये है कि 5 दिन, और प्राइवेट सेक्टर को ये कहें कि वो इससे बढ़ के काम करे, वो 4 दिन की उस पे चला जाए और वर्क फ्रॉम होम करे। संडेज को कार फ्री करें, सैटरडेज को बड़ी गाड़ियां रोकें। टेम्परेचर सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, यानी कि क्या है 28 डिग्री टेम्परेचर सेट करें, ये 26 की रिजीम से निकल जाए। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने अच्छी एग्जांपल सेट की हैं जो कि पब्लिक सेक्टर करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ कोर्स उसका फायदा होगा। और इससे ये भी होगा कि ये बोझ जो है सिर्फ आवाम नहीं ले रही, बट सरकारी एम्प्लॉइज, पॉलिटिशियंस और जो पावर में है वो भी इसका बोझ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आई होप कि इन लेटर एंड स्पिरिट इस पे अमल भी हो, और आप कह रहे हैं कि ये मैसेज तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसका फ़ायदा एसेंशियली होना भी चाहिए, मईशत को इसका फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ सिग्नलिंग और मैसेजिंग के लिए ये मामलात नहीं रहने चाहिए। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको ज़रा थोड़ा सा वेट करवाएंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद आप ही से गुफ्तगू करेंगे। वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। वेलकम बैक जी। डॉक्टर खाकान साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। खाकान साहब, अब ये बताइएगा, इससे पहले हम ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए गए हैं, आपने कहा सिग्नलिंग बड़ी अच्छी जाती है, हम अपने तई भी ज़रा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की कोशिश करें। सर, हम कोशिश क्या करें, हमें बहालत मजबूरी आवाम को तो ये लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ रहा है। अब ये सारे अक़दामात हैं, तेल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी मार्केट का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा। डॉलर आपको पता ही है, कल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता रहा, ओपन मार्केट में 205 पे भी नहीं मिल रहा था, स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान ही है। तो क्या वजूहात हैं कि ये मेजर्स लेने के बावजूद इसके नताइज नहीं मिल रहे हैं? इस वक्त जो डॉलर है उसका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके लिहाज से तो इसको इससे कम सतह पर होना चाहिए। आम सारिफ के लिए ये है कि ये इसको इस तरह समझ सके। पर ये जो अनसर्टनिटी है मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हो, नंबर 2, हम IMF के प्रोग्राम को डिले करते जा रहे हैं। आपकी जो मईशत है ना वो इस वक्त है ICU में। ICU में से निकलने का जो डॉक्टर है वो नाजरीन के लिए आसान समझना यह है कि वो IMF है। हम फरवरी से IMF के साथ एक आंख मछोली खेल रहे हैं। हम वाशिंगटन जाते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं हम 7th रिव्यू एक चल रहा है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम दोहा जाते हैं अभी, फिर हम कहते हैं हम वापस आ गए हैं, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। ये बातचीत खत्म होनी चाहिए, ये प्रोग्राम साइन होना चाहिए। सो दूसरी वजह यह है। तीसरी वजह यह है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सिर्फ 9.7 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। चौथी वजह यह है कि आपकी जो तिजारती खसारा है वो 43 अरब 43 बिलियन डॉलर्स को हिट कर गया 11 माह में। इसको कम करने की जरूरत है, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ती हुई आ रही हैं, इस पे भी हम कुछ नहीं कर रहे। और आखिर में ये है कि हमें एक कंजर्वेशन राशनिंग प्रोग्राम शुरू करना है ताकि हम डॉलर्स को सेव करें। दूसरा ये है कि जितनी पॉलिटिकल सर्टेनिटी क्रिएट होगी मुल्क में, मार्केट्स उतना ही जो जिटरी होना है वहां से निकल जाएंगी। और ये फिर थोड़ी सी मैं नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फेक न्यूज और ये जो गॉसिप मॉन्गरिंग चल रही होती है कि पाकिस्तान ने ना कभी डिफॉल्ट किया है और ना ही अब करेगा, अनटिल कि ये बजट देकर भी हम IMF का प्रोग्राम ना साइन कर सकें। कलीदी रोल है कि हम फंड का प्रोग्राम साइन करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो हमें ICU से निकाल के जनरल वार्ड में ले आए। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर खाकान कि अब बजट भी
ओके, डॉक्टर खाकान इज़ नॉट विद अस एनी मोर। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और ये डॉलर की जब मैं सुनती हूँ ना कि कहाँ उड़ान हो रही है तो लगता नहीं है कि इसने अब नीचे आना। अच्छा, थैंक यू खान साहब, हमारा दैट्स ऑल द टाइम वी हैड। अब ये बताइएगा कि हाँ, डॉक्टर खाकान ने भी आपसे कहा, हमने भी आपसे कहा, अब हम ये तो अपने तय कोशिश कर सकते हैं जहाँ हम ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते ना चाहते हुए भारत मजबूरी, सबने अपना बजट टाइट किया है, सबने अपनी चीज़ें ऑल्टर की हैं। ये फेक न्यूज़ इधर से उधर ना फैलाया करें बराए मेहरबानी। एक व्हाट्सएप आपको आया, आपने 5 ग्रुपों में फॉरवर्ड किया, उससे फिर क्या होता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो हो रहा है जो कल हमने देखा। और मतलब उनमें से 2 तो शायद उसकी जरा रिसर्च कर लेंगे कि ऐसा है कि नहीं है, नहीं करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा वैसे। या और अच्छा, हम जरा मेजर्स की बात कर रहे थे, वो तो हमें मजबूरी मेजर्स लेने ही पड़े हैं। और ये बिल्कुल एक फुट नोट वैसे ही आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आज हम ऑफिस में एक पराठा खा रहे थे सुबह सुबह। अब ये ट्रेडिशनली ये पराठा जो होता है ना, ये नुचड़ा होता है तेल से, तो जब भी आता है हम उसको लिटरली टिश्यू ऑफ कर रहे होते हैं, उसमें इतना तेल होता है। मजाक हमने बनाया हुआ है, डीजल पराठे चल रहे हैं। आज जो पराठा था ना, खुश्क था बिल्कुल। हाँ, अब्दुल्ला वो कराची में टर्म, वो सिर्फ कराची सेंट्रिक टर्म है, सुलेमानी पराठा। हाँ, सुलेमानी पराठा वगैरह में नहीं। वो सुलेमानी पराठे का मतलब होता है कि तेल के बगैर बस सूखा सूखा, मतलब वो अब सारे पराठे सुलेमानी पराठे हो चुके हैं क्योंकि देयर इज नो तेल। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और जरा, वैसे तो हमने क्रिकेट की तफसील से बात करनी है, लेकिन अभी जरा बता दें आपको कि दूसरी बार फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम करने वाली पोलैंड की टेनिस स्टार है। इनका नाम मैंने हिजे करके लिख के रखा है, इगा श्वेंटेक। इगा श्वेंटेक, एन तो है ही नहीं नाम में। श्वेंटेक। Iga is also a very good name, so let's stick with Iga. ईगा की कामयाबियों के बड़े तस्करे हो रहे हैं जनाब, और चर्चा है इनका। और ईगा एक आम टेनिस प्लेयर से कैसे सुपरस्टार बनी हैं, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनके वालिद ही थे जिन्होंने सही वक्त पर सही फैसला किया और उनकी बेटी टीम स्पोर्ट्स के बजाय इनफरादी खेल में हिस्सा उन्होंने लेना शुरू किया। ये फैसला ईगा के लिए बेहतरीन साबित हुआ। और दूसरी जानिब अब इनका मवाजना, इनका कंपैरिजन अगर हम अपने मुल्क से करें तो यहाँ ख़वातीन को टेनिस के बारे में सिरे से लिटरली कोई रहनुमाई देने वाला नहीं है। हालांकि टैलेंट है मौजूद, लेकिन सिर्फ यही नहीं, टेनिस कोर्ट भी इंतहाई कम है, तो लिहाजा और भी बड़े इश्यूज। और यही वजह है कि दुनिया का बेहतरीन खेल सिर्फ अमीर तबके तक महदूद हो गया है। और मुल्क में टेनिस के रुझान का ये आलम है कि टेनिस खिलाड़ी अब सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तान आकर सिखाने की अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ही आ जाएं, क्योंकि हमने वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी तो बनाया ही हुआ है अपनी तरफ से, तो वाई नॉट प्लीज कम एंड डू सम सर्विस। और हम ये मामला एक्चुअली बात करते हैं, नहीं, वो तो अपनी तरफ से, मतलब शी इज वेरी मच एन इंडियन, बट सर्टेनली ससुराल तो उनका पाकिस्तानी है ना, तो कभी exactly कभी ससुराल वालों को जब मदद की जरूरत होती है तो उनके लिए आना चाहिए। सो इसी पे बात करते हैं जरा। हमारे साथ मौजूद हैं उष्ना सुहेल साहिबा, जो कौमी रैंकिंग में इस वक्त नंबर 2 पर मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम उष्ना। हमने वर्ल्ड वाइड बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, ये ईगा की एक लेटेस्ट स्टोरी है जिसने दोबारा हमें ज़रा मजबूर किया कि हम इस मौजू पर बात करें। मतलब हमारे यहाँ आप क्या समझती हैं, टैलेंट तो होगा और टैलेंट तो है आई एम श्योर लड़कियों में, क्या कमी है? ट्रेनिंग की कमी है, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, या हमारे पास फैमिली इंकरेजमेंट भी नहीं है, और सारी चीज़ों की कमी है? 2-3 चीज़ें ज़रा मेजर पॉइंट आउट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, गुड मॉर्निंग। एंड जी बिल्कुल आपने जो बात कही है, मतलब अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटेशन इन पाकिस्तान, ये चीज़ हमें अनफॉर्चुनेटली 10 साल से पता है, 11 साल से सिस्टम्स हैवंट बीन ग्रेट। हमारे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं पाकिस्तान में हुए हुए। अभी भी जाकर अगर आप देखें तो क्रिकेट की कुछ टीम्स आना शुरू हुई हैं इन पाकिस्तान, लेकिन अगर हम पिछले कई सालों में देखें तो जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान में रुके हुए हैं, विच इज़ अ ह्यूज रीज़न के हमारी जैसे टेनिस की अगर हम बात करें, द स्पोर्ट ऑफ टेनिस वो इतनी प्रमोट नहीं होती। तो ये है कि ऑफ कोर्स जब आप किसी भी अच्छे या एक अच्छे स्टैंडर्ड के प्लेयर को व्हेन यू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम देम, यू टेक कोचिंग फ्रॉम देम, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। बट ये है कि ऑफ कोर्स आई रियली होप कि वो दिन भी आए कि पाकिस्तान में हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वी कैन से कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं। लाइक यू सेड हमारे पास टैलेंट काफ़ी है, बट वही बात है उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, उसकी प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए आई थिंक वी नीड टू हैव
a good system for that. उसके लिए it's not something that can happen overnight. उसमें of course अच्छा उष्णा, when you say we need to have a good system, I mean we think कि हमारा एक system तो in place है. We do have a tennis federation, so we are wondering कि वो करते क्या हैं, मतलब ये सारा system को सही तरह लाना at par with the rest of the world, at least closer to being at par with the rest of the world, तो उनका काम होगा ना, तो that's not happening. जी देखिए, टेनिस फेडरेशन होना इज नॉट इनफ ऑफ कोर्स. जैसे इसी तरह इफ यू बिल्ड अ हाउस लेकिन इफ यू डोंट रन इट प्रॉपर्ली तो जाहिर है फिर वो इट्स नॉट अ सक्सेसफुल स्टोरी. तो टेनिस फेडरेशन मतलब ऑफ कोर्स वी हैव अ फेडरेशन, लेकिन उसमें ये है कि टू रन अ सिस्टम उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, आपको बजट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए. आई थिंक बेसिकली जो पाकिस्तान में टैलेंट है उसको अपनी तरफ से जो फेडरेशन ऑफिशियल्स हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट उसको ग्रूम करें, लेकिन अभी भी आई थिंक काफ़ी गुंजाइश बाकी है. ऑब्वियसली अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट फंडिंग को देखें स्पोर्ट्स के लिए तो इट्स डेफिनेटली नॉट इनफ कि वो इतनी होती है साल में कि आप प्लेयर्स को फंड कर सकें, उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भेज सकें. इट्स अ फुल टाइम जॉब. आई वुडंट से कि इट्स समथिंग यू कैन डू हाफ हार्टेडली. आपने प्लेयर की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना होता है, उसकी कोचिंग पे इन्वेस्ट करना होता है, फिर उसके बाद आपने बाहर टूर्नामेंट्स के लिए उसको भेजना होता है. और द थिंग विद टेनिस इज दैट यू लूज अ लॉट बिफोर विनिंग. अच्छा, अभी हमारे पास उष्णा आप बहुत सारे इश्यूज को पॉइंट आउट कर रही हैं. हमारे पास पाइपलाइन में टैलेंट कितना है? मतलब मुझे तो अगर बिल्कुल ही कोई सहूलत नहीं है, और हमारे यहाँ आपको पता ही है स्कूलों में तो टेनिस कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लब्स में हैं, होटल्स में हैं टेनिस कोर्ट, इस तरह की सहूलियात और फैसिलिटीज़ वहीं हैं. तो हमारा जो रॉ टैलेंट है, जो हमारा मिडिल क्लास बच्चा है या बच्ची है जो खेलना चाहते हैं टेनिस, उनके लिए तो एवेन्यूज़ ना होने के बराबर हैं. जी बिल्कुल. आई थिंक टेनिस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ गेम जो आप किसी गली मोहल्ले में खेल सकते हो. यू नीड अ कोर्ट फॉर इट. और अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ या इवन अगर मैं यूरोप की बात करूँ, बिकॉज आई प्लेड अ लॉट यूरोप, वहाँ पे क्लब सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. यू नीड अ प्रॉपर क्लब सिस्टम टू प्ले अ स्पोर्ट लाइक टेनिस. उसके अलावा एकेडमी सिस्टम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा इतना नहीं है. अब जाकर कुछ फेडरेशन ने जैसे अपने कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए हैं. दे स्टार्टेड सम प्रोग्राम्स. लाहौर में भी हैव मतलब रशीद मलिक साहब जो इधर जिन्होंने जूनियर कैंप लगाया हुआ है जून में. बट देन अगेन समथिंग जो वो लोग इस गेम को लेकर आगे जा रहे हैं, हु हैव अ पैशन फॉर इट एंड हु लव दिस स्पोर्ट और जिसको जिंदा रखना चाह रहे हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट लेवल तो उस तरह का सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है जैसे क्रिकेट को है. एंड आई थिंक ये काफ़ी सालों से हम बात करे आ रहे हैं कि जो सपोर्ट क्रिकेट को है वो बाकी गेम को उतना नहीं है. तो अगर उधर भी अटेंशन दी जाए. अच्छा, किसी भी दौर में नहीं यार स्पोर्ट, ये भी जानना चाहता हूं. अच्छा, लेकिन उष्णा एक और मतलब ये एक सवाल और ये बड़ी एक बात गर्दिश कर रही होती है कि मजाक में कहें या सीरियसली कहें कि सानिया मिर्ज़ा को फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ये कहा जाता है यहाँ से कि प्लीज़ आप आएँ पाकिस्तान और हमें आके कोच करें और हमें आके सिखाएं, और ताकि हमारी भी ऑब्वियसली टेनिस का एक रुझान हो. यू थिंक दैट वुड एक्चुअली हेल्प मेक अ डिफरेंस? I've been getting some calls after Mehak made that statement. पर उसमें ये कि देखें, I've personally trained at Sania Mirza's academy 2 times. मैं हैदराबाद गई हुई हूँ, मैं उनकी academy में train किया. उनके father मेरे coach रहे हुए हैं. And personally I had a good experience. There were many things I got to learn. बट ये है कि वही बात आती है कि एक या 2 दफ़ा कोचिंग करने से फ़ायदा नहीं होता. इट्स अ फुल टाइम थिंग. लाइक आई सेड, अगर आप किसी, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे मैं किम क्लास्टर्स अकेडमी गई हूँ, चाहे सानिया मिर्ज़ा अकेडमी गई हूँ, इवेंचुअली इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर विच लीड्स टू सक्सेस. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इट्स अ प्रॉपर ग्राइंड. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो शी हैज़ अ बिग नेम इन द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने जो अपना एक नाम बना हुआ है वर्ल्ड में, कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है. लाइक अगर ऑफ कोर्स इधर आकर वो कोई कैंप करना चाहें या कभी वो इधर आकर ट्रेनिंग दें तो आई थिंक इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर जूनियर्स एंड द करंट प्लेयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक नाम है इंडिया में. सर्टेनली इट वुड बी. बहुत शुक्रिया आपका उष्णा, और थैंक यू. दैट्स ऑल द टाइम वी हैव. हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ तो क्या ही करें, मतलब दुआएं तो 74 साल से चल ही रही है. और पता है क्या, अब तो ऐसा लगता है कि दुआओं पे ही चल रहा है. हाँ, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वी आर नॉट कंप्लेनिंग. बड़ी अच्छी बात है. लेकिन अगर इसमें दवा भी होती थोड़ी बहुत तो क्या ही बात हो जाती. अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं. आप दवा ले लें.
अच्छा जी, वेलकम बैक। माशी इस्लाहात के नाम पर इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही कुछ फैसले किए थे और आपको पता ही है ना, जब भी कोई फैसले किए जाते हैं उसमें बाज़ लोगों की मौज लग जाती है और ऐसा ही हुआ। कस्टम वाले जो थे हमारे एयरपोर्ट्स पर, जो लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स और पर्सनल बैग खोल कर उनकी तलाशियां लेकर उनमें से सामान निकालने लगे और सर्टनली वो सामान जमा तो क्या ही होना था, वो सामान इनके घरों में ही जाता होगा। मतलब ये अज़म्पशन है, लेकिन मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर यही होता होगा। खैर, हालांकि इस किस्म मतलब ये कॉमन सेंस कहती थी कि उस सामान की बात नहीं हो रही है जो लोग अपने लिए बाहर के ट्रिप पे खरीदारी करके अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफा देने के लिए, जिसमें कोई फोन भी शामिल हो सकता है, देयर इज नो बिग डील इन इट। मतलब थोक के हिसाब से सूटकेस भर के चीजें नहीं ला रहे हैं। ये क्लैरिटी हमें चाहिए थी, तो आज हमने जी इनवाइट किया सलमान सूफी साहब को, मामले खुसूसी हैं वजीर आजम के, और उनको ये इंफॉर्मेशन है स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स बिल्कुल कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। सलमान सूफी साहब, हुकूमत ने ऑब्वियसली आपको पता है इंपोर्टेड अशिया पे ये सारा बैन लगाया है, लेकिन लिटरली जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें लाते हैं, आप हमें ये बताएं कि ये लाई जा सकती है नहीं ला जा सकती, क्योंकि अमला जो है एयरपोर्ट पे अगर देखा जाए वो आपको इस तरह घुमाता है कि इट मेक्स यू फील कि आपने लिटरली जैसे कोई क्राइम किया हो, दाव लगाता है अपने लिए। सर, तो ये क्या सीन है? ये गलती हो गई या फिर जानबूझकर फायदा उठाने के लिए इन्होंने अफवाह फैलाई? प्लीज इसकी क्लैरिटी दें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी चीज़ें अंडर डिस्कशन थी, तो उसमें से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये डिसीजन था कि जो एफ्लुएंट तबका है, जो कि इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, सबसे पहले हमें हमें उस पर कुर्बानी देनी चाहिए। तो इसलिए जो इम्पोर्टेड अशिया पे पाबंदी लगाई गई वो सिर्फ कमर्शियल चीज़ों पे थी कि जो कमर्शियल तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही थी और जिसके लिए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ कर रहे थे। ये जो फैसला था ये बिल्कुल भी उन अशिया पे नहीं था जो एक सामान पर्सनल बैगेज के तौर पर पैसेंजर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से लेके आते हैं। मैं इसको चीज़ को एडमिट करता हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और इसमें पैसेंजर्स को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही ये चीज़ सामने आई तो वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के मुताबिक कस्टम ऑफिशल्स ने और FPR ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एयरपोर्ट्स पर जारी कर दी कि कोई भी पैसेंजर जो कि पर्सनल यूज़ की चीज़ें लेके आ रहा है, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें गिफ्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल तंग ना किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने एक और नोटिफिकेशन किया है कि जिसमें जो एक कलेक्टर लेवल के जो ऑफिसर हैं, जो हाई ग्रेड ऑफिशियल हैं कस्टम्स के, वो हर एयरपोर्ट पे 24 आवर्स डिप्यूट किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी जो पैसेंजर है उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ पे उनसे रब्ता कर सकता है। और उनकी जॉब है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर बिल्कुल इस चीज़ में परेशान ना हो। आई एम श्योर पैसेंजर्स को खुद भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ताकि वो कंप्लेन भी वहाँ कर सकें। सलमान सूफी साहब, ये डेफिनेशन दे दें कि कोई शख्स जो कुछ महीनों बाद पाकिस्तान आ रहा हो, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए क्या गिफ्ट, मतलब कुछ ला सकता है कि नहीं ला सकता, या फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अलाउड? क्यों नहीं ला सकता? मेरी तो फरमाइशें होती हैं। एग्जैक्टली ना, इसलिए तो क्लैरिटी ले रहे हैं आपसे। आपका ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आई एम ग्लैड टू टेल यू कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला आज और कल में ही ये एक इबहाम मौजूद था हमारी नोटिफिकेशंस के अंदर, जो कि पहले से मौजूद था कि कभी इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया था कि आपकी जो लिमिट है कि आप जो पर्सनल बैगेज के तौर पे ला रहे हैं उसकी डॉलर वैल्यू क्या है, कि आप अगर आएँ बाहर से कहीं से भी आएँ तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लैरिफाई करे कि आप इतनी अमाउंट तक की जो चीज़ है वो अपने गिफ्ट के तौर पे ला सकते हैं, और अगर वो अमाउंट एक्सीड करती है तो फिर दैट इज़ कंसिडर्ड कमर्शियल। तो उसमें हमने उसको वी हैव टेकन दैट अप एंड FPR एंड कस्टम्स आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में हम ये पॉलिसी भी अनाउंस कर देंगे कि ताकि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली क्या डॉलर अमाउंट है जिसके अंदर वो गिफ्ट्स ला सकते हैं और उनको किसी किस्म की किसी भी हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिया कि आई होप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी कि nobody should be able to stop you at the airport. I hope कि एयरपोर्ट पे हमें बैठे हुए लोग जो जिम्मेदारान हैं वो सुन रहे हैं, और हम पहले ही लोगों को बता चुके हैं कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का दाव लगाने की कोशिश करे, डट जाएं वहाँ पे। We're going to see you in the next hour. अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल हमने एक मामला उठाया था जिस पे वजारत मजहबी उमूर की तरफ से भी हमसे रब्ता किया गया और ये कहा गया था कि भाई हर साल होता है ये, तो ये कोई इस मरतबा थोड़ी जा रहे हैं इतने लोग, और जिसमें वज़ीर साहब के दफ्तर के कुक
पर्सनल गार्ड और ड्राइवर्स भी शामिल हैं। तो कासिम अब्बासी की हमने कल भी बताया था आपको ये स्टोरी है, वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। इस स्टोरी का एक अपडेटेड वर्जन भी आज सामने आ गया है। सो उसकी क्या तफसील है और ये मामला क्या है, एक दफ़ा ज़रा क्विकली जस्ट बता दें आपको। स्टार्ट हो जाए। बताना आपको यह है कि मुल्क भर में आज़मीन हज के काफ़िले जो हैं हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गए हैं, लेकिन तकरीबन 1200 से ज़ायद दरख्वास्त गुज़ार ऐसे भी हैं जो कुरानंदाज़ी में कामयाब होने के बावजूद फंस गए हैं, क्योंकि बैंकों की जानिब से बर वक्त डेटा अपडेट ना करने पर दरख्वास्त गुजार का नाकाम करार दे दिए गए और इस मामले का हल वजारत मज़हबी उमूर तलाश करने में अब तक नाकाम रहा है और सिर्फ तसल्लियों से ही काम चलाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार कामयाबी का मैसेज मिलने पर 9 मुख्तस बैंकों में रकूम भी जमा करवा पैसे जमा हो गए हैं। एक तरफ वजारत मज़हबी उमूर की नाअहली के सबब आज़मीन हज रुल रहे हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनमें से बास की सारी ज़िंदगी की कमाई हो सकती है, ये 7 लाख रुपए सारी ज़िंदगी की बचत हो सकती है। आप सोचिए कि उनके पैसे जमा हो गए हैं और अब तक उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने हज पे जाना है या नहीं जाना है। दूसरी तरफ वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ख़ुद लाओ लश्कर के साथ हज पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं। 200 अफसरान और हुकूमती हुक्काम की फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें वज़ीर के दफ्तर से 5 ड्राइवर्स, 4 गनमैन, 1 कुक, 11 पर्सनल सेक्रेटरीज और मोबनीन 11 जी, और इन समेत 35 एहलकारों के नाम आगे भेजे गए हैं। ये फैसला इतना अजीब है कि वज़ीर आज़म ने वजारत मज़हबी उमूर से वजाहत तलब की और मुतल्लिक़ा वजारत ने जवाब पेश किया कि हर साल पाकिस्तान से सरकारी अफसरान हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए जाते हैं, लेकिन खुद हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए कि मुल्क में इस वक्त मौशी इमरजेंसी नाफिज है। अब मतलब तो हर साल अगर ये प्रैक्टिस थी तो ये वो हाई टाइम है जब ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए और ये वॉलंटरीली इनको अनाउंस करके ख़त्म करनी चाहिए थी। कहने का मतलब है एक खबर हम आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स की बताते हैं कि जी मुल्क में ये हो रहा है तो ये करना है, इस चीज़ को रोकना है, और हमें आवाम को इल्तिजा की जाती है कि ज़रा हथौला रखें और ना इतनी कंजम्पशन हो, मतलब डील विद इट। तो भाई डील विद इट आवाम ही क्यों डील विद इट करे, थोड़ा सा आप लोग भी कम करें। और मुझे एक और भी एतराज़ है, सारे आपने गिनवाए हैं लोग, कितने कुक और कितने सिक्योरिटी गार्ड्स, आई डाउट इसमें एक भी खातून है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अगर वो भी एक मामला है, ख़वातीन नहीं है। नहीं एग्जैक्टली, तो उस मामले को भी मैं साथ साथ ही हाईलाइट इसलिए करूंगी कि अगर आपका मकसद ये है कि ये जाके हाजियों की मदद भी करेंगे और ऑब्वियसली फैसिलिटेशन होती है, जो कि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हर साल होती है, तो इस साल किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ख़वातीन क्यों नहीं है भैया आपके साथ? कोई ख़वातीन हुज्जाज को मदद की जरूरत नहीं होती, तो लिहाजा ज़्यादा मदद की जरूरत इनफैक्ट उनको होती है। तो इसी में कुछ फेयर बैलेंस करें। वैसे तो वी आर टोटली अगेंस्ट दैट होल प्रैक्टिस, लेकिन क्यों जा रहे हैं? इसका नोटिस दिया था वज़ीर आज़म ने। कासिम अब्बासी से पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली आगे मामला है क्या। कासिम, थैंक यू, कल हमने आपकी स्टोरी शामिल की थी। अब बताइएगा कि अब मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आया और वजारत मजहबी उमूर का वर्जन है क्या? मतलब वो लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं कि 200 लोग जा रहे हैं अवामी पैसे पर हज करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्टोरी मैंने दी तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया। मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी और मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर साल जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस होती रहती हैं और इनको एक कोटा होता है जो 1% होता है टोटल जो हाजी जा रहे होते हैं उनको वो पूरा करना होता है, और उनमें से फर्दर इनकी जो मिनिस्ट्री है उसका 24% कोटा होता है, जिसके बुनियाद पर ये जो है जो मुआविनीन है उनको भेजते हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा कि जाहिर सी बात है इस तरह का क्या वजह है, जो मिनिस्टर साहब के आप देखें ऑफिस से 35 लोग जा रहे हैं, उनमें जो हैं 12 से ज़्यादा सेक्रेटरीज हैं उनके, और पीएस हैं और पियोन्स हैं, इतने ज़्यादा ऑफिस बॉयज़ हैं, उनके गार्ड हैं, माली भी हैं, इवन गार्डनर्स हैं, इस तरह के लोगों को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये हर दफ़ा होती है और जो पॉलिसी है उसके लिहाज से मतलब इन लोगों को पूरे करने होते हैं बंदे, तो इस वजह से लेके जाते हैं। और क्योंकि ये जो उधर के जो हाजी होते हैं उनकी मदद करते हैं, जिस तरह छोटे मोटे उनके काम जो ज़ईफ़ हाजी होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के और इस तरह के काम जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो वो तो यही एक्चुअली कह रहे थे कि जो है इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस हम करते रहते हैं और शुरू से क्योंकि हो रही हैं तो इसलिए मतलब हम लोग इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई उनको पॉलिसी जो है अच्छी सी कोई इस तरह की पॉलिसी उनको बनानी चाहिए, क्योंकि मुल्की हालात आप देखें किस तरह के हैं और इतने पैसे जो हैं इन चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं, इनको कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसके तहत जो है मुल्क के पैसे बचे हैं। वैसे ये एक कुक जाकर मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कासिम समझने की बात है ना कि सेक्रेटरी जा रहे हैं, अब सेक्रेटरियों से क्या ये कुली का काम लेंगे? गार्ड्स जा रहे हैं, गार्ड्स क्या करें? गार्ड्स ने किसको गार्ड करना है? चले ड्राइवर की भी शायद जरूरत पड़ जाए, मतलब एक कुक जाकर लाखों पाकिस्तान के आज़मीन हाजे, मतलब एक वो लाखों लोगों का, इट डज नॉट मेक सेंस।
एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि डायरेक्टर हज थे जिनकी सऊदी अरब में जो है पोस्टिंग होती है और वो हज के ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के सारे देखते हैं, तो उन्होंने जो है एक एनालिटिकल रिपोर्ट जो है वो दी थी, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ये जो 9 ग्रेड से और 12 ग्रेड से जो नीचे के जितने भी अफसर हैं, वो उनका जो परफॉर्मेंस चार्ट आया था उसमें पुअर परफॉर्मेंस जो थी उनकी थी, और उनके मुताबिक ट्रेन स्टाफ होना चाहिए जो कि कभी भी बहुत कम होता ही नहीं है इस तरह। इसीलिए हाजियों को मसला होता है क्योंकि स्टाफ जो है उसमें ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं और इनके पर्सनल लोग होते हैं जो इनके आगे पीछे होते हैं। और जाहिर सी बात है, मैंने तो आज तक सुना देखेंगे किसी हाजी जो है उसकी कोई हेल्प की गई हो या हमारा कोई बंदा हो गया और उसने कहा हो कि हमारा इस तरह सरकारी एक मुआविनीन था जिसने हमारी अच्छा कासिम, इसमें फुट नोट, चलिए लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये जो इतने लोग लेके जाते हैं ये वाकई मदद के लिए जा रहे हैं, जो कि हमें यकीन है कि कोई मदद नहीं होती, ये अपने हज के लिए जा रहे हैं। इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां जाके इन केस जब मदद देनी है, बिकॉज दैट्स व्हाट देयर जॉब इज, तो इन्होंने क्या मदद देनी है, किस तरह इनको पूरी नॉलेज होती है कि हाजियों को असिस्ट किस तरह करना है वहां, या फिर बस ये मतलब ये खाना पूरी है? देखिए, ये होता तो है एक्चुअली ऑन बुक्स जो है ये चीज़ होती है। इनकी 3 मेजर ड्यूटीज़ होती हैं। इनको सबसे पहले जिस तरह की जब हाजी पहुंचते हैं इधर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, तो इनका जो उनकी रिसीविंग होती है सारी, उनको खैर खैरियत से रिसीव करना, उनका लगेज सारा इकट्ठा करना, उसको इंश्योर करना कि उनके पास सारा लगेज है, इस तरह की ड्यूटी होती है। फिर उनको बिल्डिंग तक पहुँचाना, बिल्डिंग के सारी चीज़ें देखना कि बिल्डिंग्स में क्या जितने भी एसेंशियल्स जो हैं वो पूरे हैं, क्या कोई तंगी तो नहीं है उनके लिए, क्या कोई इस तरह का तो कोई मसला नहीं है। तो जो हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें उनकी सारी देखभाल करना और इस तरह का ये उनकी ड्यूटीज तो होती हैं। फिर उसके बाद ये हाजी, जाहिर सी बात है आपको पता है ज़्यादा भी रुकते हैं। फिर उसके बाद ज़ियारत के भी होते हैं, उधर ज़ियारत के लिए भी चाहिए होते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इसमें 4 सेक्शंस होते हैं एक्चुअली। एक सेक्शन होता है कि जो मेडिकल का होता है, एक सेक्शन होता है जो कि ये मिनिस्ट्री वाले ऑफिशियल जाते हैं, एक मुआविनीन का होता है सेक्शन। मेडिकल का जो होता है वो तो लेजिट होता है, वो तो जो है हेल्प भी करते हैं और वो जो सही एलिजिबल लोग होते हैं वो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि इसमें जो ये डायरेक्टर हज की एक रिपोर्ट आई थी उसमें वो यही बता रहे थे कि ये जो पुअर परफॉर्मेंस जो है इनकी मुआविनीन की इसीलिए होती है क्योंकि अनट्रेन्ड स्टाफ ये बेचते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग करती हैं, ना कोई ऐसा प्रोसेस है जिनके थ्रू इनकी ट्रेनिंग हो और प्रॉपर मतलब वो मैप रीडिंग हो, इनको पता ही नहीं होता। जाहिर सी बात है अगर आप एक ड्राइवर को लेके जाएंगे वो उधर जाके कैसे, क्योंकि एक आप देखें रेशियो अगर देखें तो 810 मुआविनीन जा रहे हैं 80,000 जो हुजाज हैं उनको देखने के लिए। तो एक जो मुआविन उसने तकरीबन 100 लोगों को देखना है। तो जो एक बंदा जो ड्राइवर है या जो कुक है या जिसको पढ़ना नहीं आता, मतलब वो किस तरह से 100 लोग। मेरी बात सुने, 800 मुआविनीन जा रहे हैं, दैट मेक सेंस कि वो जा रहे हैं, उन्हें जाना भी चाहिए, सर्टनली इन लोगों को असिस्टेंस की जरूरत है। लेकिन ये जो 35 लोग दफ्तर से जा रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब और इनके खुशामद हो रही है, ऑब्वियसली अपने स्टाफ को खुश कर रहे हैं, टेक केयर के लिए होंगे ना। ये उन 800 से तो अलग है ना, बिकॉज अगर जो लोग मदद करने जा रहे हैं और उनको खुद भी कुछ ना आता हो तो ये तो लाइबिलिटी है, ये जाए क्यों, ये तो जगह ले रहे हैं किसी की। यही एक्चुअली बस ये डायलेमा है कि ये हैं उन 800 लोगों में से, ये कर कोटा पूरा ही रहे हैं, लेकिन बजाय इसके किसी एलिजिबल बंदे को, किसी ट्रेंड बंदे को, कोई ट्रेंड स्टाफ ये तैयार करें। ये अपने आसपास के लोग, ये जाहिर सी बात ऑफिशियल डेलीगेट्स होते हैं, उनको उनकी भी वो कहते होंगे हमारे साथ ये लोग जाएं तो हमारी थोड़ी वो हो जाए, उन्हीं की हेल्प होती होगी। जाहिर सी बात है, इस तरह आम हाजी की तो कोई हेल्प नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नहीं खवातीन का ये जरूर पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं देख रहा था कि कल वो फोकल पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक्शन लिया है। लेकिन यही बात है मजे की कि मेरे पास क्योंकि 2 लिस्ट हैं, 4 लिस्ट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि 4 लिस्ट देखी थी उसमें से उनको एक नाम भी नहीं मिला था। तो मेरे पास 2 लिस्ट हैं, इनमें बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता है फीमेल भी हाजी होती हैं और उनको जो है मेल से जाहिर सी बात है ज्यादा शायद जरूरत होती है हेल्प की और इस तरह लगेज की और इस तरह, लेकिन एक भी जो फीमेल मुआविनीन है वो लिस्ट में नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि इनका मतलब कितना, ये तो क्रिमिनल है वैसे, ये तो ट्रैजिक भी है, ये तो क्रिमिनल व्हाट हेल्प आर दे प्रोवाइडिंग। खैर कासिम बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस तमाम बात में अगर जा ही रहे हैं लोग मदद करने के लिए, चलें हम अपना दिल साफ करते हैं और ये लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो सर मतलब लिटरली 50% नहीं तो 20% या 30% तो ख़वातीन मुआविनीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी आपकी परसेंटेज हुजाज में है ख़वातीन की, उतनी परसेंटेज आप मुआविनीन में भी रखें। वैसे तो ये आपके मिनिस्ट्री से जा रहे हैं, दैट डज नॉट मेक सेंस, तो हम उसके लिए कोई बहाना भी नहीं बनाएंगे, इट डजंट मेक सेंस। दूसरा ये है कि
अगर वैसे ही कि लोगों का मुंह ही बंद हो जाए और ना कुछ कहें, तो खवातीन को भी बीच में डालें, कुछ इक्वालिटी तो पेश करें, ताकि एटलीस्ट ये तो लगे कि चलो जा रहे हैं और थोड़ा सा इक्वल बैलेंस चल रहा है। ये तो टोटली अपने मुलाजमीन को मतलब ये खुशी देने के लिए कि आओ भी तुम भी हज कर लो। अच्छा जी, अभी हम I doubt there is any help और there. अली शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है और एक पाकिस्तानी लड़का है, पाकिस्तान से बरतानिया का सफ़र बाइक पर, ये मुनफरिद कारनामा उसने सरअंजाम दिया है। और लंदन के पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय राइडर हैं ख्वाजा जुल्फ़िकार अली। इन कितने दिन लगे हैं सफ़र करने में, ये मुर्तज़ा और ये ख्वाजा साहब हमें खुद बताएंगे। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा जुल्फ़िकार अली लंदन में पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने पाकिस्तान से बनी हुई अपनी बाइक पर उन्होंने लाहौर से लंदन का उन्होंने सफ़र तय किया। अपनी बाइक पर तकरीबन उनको 27 दिन लगे हैं और ये पूरा जो सफ़र है उन्होंने अकेले तय किया। इससे पहले पाकिस्तान से बनी हुई किसी बाइक पर किसी इंडिविजुअल ने इससे पहले इस तरह का सफ़र नहीं किया। हम ख्वाजा साहब से जानते हैं कि उनका जो सफ़र है इसमें आपको ख्वाजा साहब आपको कोई मुश्किलात पेश आई, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे सफ़र? मुश्किलात तो हर टूर पे आती ही हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो होती हैं, एडवेंचर का हिस्सा ही है सारी। तो जब हम निकले हैं लाहौर से तो रास्ते में बाइक कई जगह पे थोड़ी बहुत चैन ख़राब हो गया, कोई स्विच ख़राब हो गया, कोई और इंटीरियर मैटर्स आते रहे, इंजन ऑयल चेंज करवाना, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के पास तो जाना पड़ता है क्योंकि 12,000 किलोमीटर तकरीबन हमने सफ़र किया है। तो इससे यही होता था कि हम लोग रात को जब ठहरते थे, जहाँ पे जाते थे वहाँ पे सर्च कर लेते थे यहाँ पे मैकेनिक कौन है, वो रात सुबह के लिए, और बाकी सारा मैप देख लेते थे कि गूगल मैप से कि अगले स्टेशन का कौन सा एरिया आएगा, कौन से मुल्क में, कौन से शहर में। वो 400 से 600 किलोमीटर का टारगेट होता था। उस पर बीच में जो भी आता था स्टेशन, वहाँ पर हम लोग ठहर जाते थे, बड़ा स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर सारी सहूलियात मिल जाती थी। इस पूरे सफ़र में आपका ख़र्चा कितना हुआ और इसमें जो लाहौर से यहाँ तक आने में आपका असल आपके अचीव क्या करना चाहते थे, आपका टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ख़र्चा तो टू बी ऑनेस्ट जो पाकिस्तान से निकले हैं तो हम लोगों के पास रुपीज़ ही थे, तो उसके साथ हम लोगों ने क्रॉस किया बॉर्डर और ईरान तक पहुँचे। ईरान के बाद फिर मैंने अपने वो जो कार्ड है वो यूज़ करना शुरू किया, तो यहाँ तक वो तकरीबन 1500 पाउंड मेरा सिर्फ खर्चा आया इसका। बाइक तो आपकी लाहौर से आ गई, अब इस बाइक के हवाले से आपका प्लान कि इसको आप वापस कैसे ले जाएंगे? इंशाल्लाह जी ये वापस ही जाएगी और वापस उम्मीद है कि थोड़े से पैसे अब दोबारा कमा लें, फिर इसी पे वापस जाएंगे इंशाल्लाह। वो थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी होगा जाएंगे इसी पे, यही बाइक जाएगी इंशाल्लाह और ज़रूर जाएगी। मतलब मैंने ना इनकी हेलमेट में तस्वीर देखी थी, तो आपको ये नहीं पता था कि ये लड़का इतने नौजवान नहीं है, लेकिन स्पिरिट इनकी नौजवान है वैसे, जवान है और एज इज जस्ट अ नंबर वैसे। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर, और मतलब बड़े नौजवान लोग भी इस किस्म के एडवेंचर्स अंडरटेक नहीं कर सकते और इन्होंने जबरदस्त किस्म का ख्वाजा साहब गुड। और आज तो ख्वाजा साहब का दिन बन गया होगा, एक तो जियो पे आए हैं, दूसरा लड़का कह के उन्हें मतलब नौजवान हैं, लेकिन डेफिनेटली ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। कल एक अजीबोगरीब बात हुई, जैसे कि हमें कुछ दोस्तों को पता चला। माय मदर एक्चुअली कॉल्ड मी एंड शी सेड कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पोलिंग स्टेशन है वो चेंज हो गया है, तो क्या तुमने खुद चेंज करवाया? तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी, बिकॉज काफ़ी अरसे से जब भी वोट डालना होता है तो हमें कहीं जाना पड़ता है और वहाँ जाके डालते हैं, और वो ही था सेम। मेरी रिक्वेस्ट के बगैर कैसे चेंज हो गया, तो ये मुझे ज़रा क्वेश्चन मार्क लगा, और ये बड़े लोगों की ये शिकायत है। आपका एड्रेस तो नहीं चेंज हुआ होगा? मैंने खुद कुछ भी चेंज नहीं करवाया है, तो फिर ऑटोमेटिकली नहीं, नॉट एट ऑल, एड्रेस भी चेंज नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर, आपको पता है, पहले से ले रखा है, और इसकी अब एक और वजह उन्हें मिल गई है, और ये वजह थोड़ी लेजिट भी है। वजूहात तो और भी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी कोताहियों से भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब नजर ही आ रहा है। फॉर इंस्टेंस, अब जो वोटर लिस्टें अवामी नज़रसानी के लिए जारी की गई हैं, इनमें कई मसाइल हैं और इस पर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। कई लोगों की जानिब से शिकायत सामने आई, उनके हल्के में मौजूद वोट किसी और हल्के में डाल दिए गए, और ये मामला फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर वजाहत देते हुए मुतल्लका फोरम से रुजू करने की अपील की। इसके अलावा वोटर लिस्ट में मौजूद खामियों पर नादरा की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए सर्टनली कि फौरी इस तनाज़े को हल करे और शिकायत दूर करे, ताकि आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन पर आवाम का बहाल जो है वो रहे। एट टाइम्स फॉर इंस्टेंस वो फौरी जो रिएक्शन होता है ना, उसमें कह देते हैं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैंकेट डिनाइल।
ये चीज गलत है, क्योंकि यही आपको पता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि पीटीआई इस वक्त ऑलमोस्ट यही कह रही है कि जी प्री पोल रिगिंग के जुमरे में इस चीज को डाला जा रहा है, तो वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा फेथ नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस चीज पे, तो इसको रेक्टिफाई होना चाहिए, इस किस्म की कोई चीजें होना चाहिए। और अगर आपने मैकेनिज्म बना लिया था तो यू नो नी जर्क रिएक्शन में ब्लैंकेट डिनाइल ना दिया करें, क्योंकि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी अपनी रेपुटेशन खराब करती हैं। आसिफ अली यासीन साहब हैं, डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। साहब बताइएगा, बहुत से लोग एक्चुअली इसे सोशल मीडिया नहीं है, बहुत सारे लोग हमारी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी भी सियासी जमात की एफिलिएशन की बात नहीं कर रहे, अक्रॉस द बोर्ड लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके वोट ज़रा इधर उधर हो गए हैं। तो आपके नॉलेज में है ये बात? जी बिल्कुल, ये हमारे नॉलेज में है। इसमें बेसिकली हमने जो इंतखाबी फरिश्तों की जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज शुरू की है, ये 7 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक। इसमें हमने डोर टू डोर में यही कोशिश की है कि हर वोटर जो है वो अपने जो मुतल्लका ब्लॉक है उसी में वो दर्ज हो सके। इस दौरान जो वोट्स वेरीफाइड हुए हैं और जो नहीं वेरीफाई हुए, इसमें तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद थी जो कि वेरीफाई ना हो सके, अपने यानी कि टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस पे नहीं मिल सके। तो उनके लिए हमने एक सेपरेट नई एक्सरसाइज शुरू की 4 मार्च से 18 मार्च तक। तो उसमें भी हमने काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो वेरीफाई हो गई। तो ओवरऑल तकरीबन 0.95 मिलियन, 1 मिलियन के करीब 9,50,000 वो वेरीफाई नहीं हो सके दोनों एक्सरसाइजेस में। तो उनको फिर इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के मुताबिक हमने जो है परमानेंट एड्रेस पे जो है उनको जो परमानेंट एड्रेस है उस पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उनकी जो हक़ रायदही को इंश्योर करने का और कोई तरीका नहीं था। ये जो प्रिलिमिनरी इलेक्ट्रोल है, इसको इस वक्त हमने मुल्क भर में डिस्प्ले कर दिया है, ये 21 मई से 19 जून तक। तो इसमें ओवरऑल 20,159 डिस्प्ले सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इसमें बिल्कुल गलतियां हैं। सर, अब ये गलतियां रेक्टिफाई कैसे हो? क्योंकि आज के ज़माने में फिजिकली दफ्तर जाना, ठीक कराना, आपको पता है लोगों के पास, लोग बस इलेक्शन वाले दिन ही टाइम निकालते हैं वोट देने के लिए, लोगों के पास इतना टाइम शायद नहीं है। तो कोई ऑनलाइन सिस्टम बना दें जिसमें आप अपनी मर्जी से या अपना करंट रेजिडेंसी का सबूत देकर, करंट एड्रेस का सबूत देकर अपना हल्का चेंज करा सकें। कोई इस तरह का सिस्टम है क्या मौजूद? बेसिकली जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। जो इलेक्शंस एक्ट है 2017, उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो रिक्वायर करती हैं कि कोई भी वोटर है अपने नाम की तब्दीली या रजिस्ट्रेशन या रिमूवल या उसमें करेक्शन के लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जमा कराएगा और उस पर उसके दस्तखत मौजूद होंगे। तो ऑनलाइन का मेकनिज़म जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसमें मौजूद नहीं है। तो जब तक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में तब्दील अगर करना, तो अगर किसी ने करना हो सर, आप हमारे साथ हैं और बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज हम तो यही इनकरेज करते हैं कि जब ये वक्त आएगा तो हर कोई अपना वोट जो है उसको इस्तेमाल करे। तो उसके लिए ऑब्वियसली अपने को इर्द गिर्द ही करवाना पड़ेगा। आप वो तरीका बता दें कि एक शख्स को अगर उसने अपना स्टेशन चेंज करवाना है, किसी और शहर में रहता है, वो कहाँ जाए, क्या क्या पेपर वर्क लेके जाए, क्या किस तरह प्रूव करे ताकि उसका एक ही गो में काम हो जाए? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो 8300 पे अपना जो NIC नंबर है ये विदाउट स्पेसेस सेंड करे तो उसके जो वोटिंग पर्टिकुलर है उसको फौरी तौर पे मिल जाएंगे। अगर ही यानी कि इफ़ ही सेटिस्फाइड कि उसका जो उसके डिज़ायर्ड लोकेशन में वोट है, दैट्स गुड। अगर वो चाहता है कि इसमें नहीं होना चाहिए, मेरे दूसरे एड्रेस पे होना चाहिए, तो वो मुतलका डिस्प्ले सेंटर, उसकी तमाम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसको विज़िट करे। वहाँ पे फॉर्म 15 जो है वो जमा करा दे। हमारे जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज हैं वो इसको इनको फैसिलिटेट करेंगे फॉर्म फिल करने में, और वो वोटर को सिर्फ उधर एक दफ़ा विज़िट करना है और फॉर्म जमा कराना है, दैट्स फाइन। उसके बाद वो रिवाइजिंग अथॉरिटी उस पर फैसला दे देगी और उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे वोट जो है वो चेंज हो जाएगा।
अच्छा जी, इस पे हम आपसे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। आसिफ साहब अभी ब्रेक लेंगे एक छोटी सी, और ब्रेक के बाद आपसे एक और सवाल है आवाम का, वो आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो 8300 पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और उन्हें पता लगा कि भाई उनका वोट तो जहां होना चाहिए वहां है नहीं। आसिफ साहब इलेक्शन कमीशन के हम नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ यासीन साहब, और वो हमें बता रहे हैं कि हमने लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की। सर एक तो एक क्विकली दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मतलब आपने किस तरह से ये वोट तय किया है कि इस बंदे का वोट इस पोलिंग स्टेशन पर होगा। जो परमानेंट एड्रेस और करंट जो एड्रेस है उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है, आई एम श्योर। जी, बेसिकली जब इलेक्शंस एक्ट 2017 आया है तो इसमें जो वोट रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो गई है। पहले बंदा किसी भी जगह थर्ड एड्रेस पे भी रजिस्टर हो सकता था। अभी ये है कि सिर्फ वो अपने शनाख्ती कार्ड के परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस पे रजिस्टर हो सकता है, इन दो में से एक एड्रेस पे। सो आप टेम्परेरी पे प्रेफर करते होंगे ना, क्योंकि परमानेंट तो बहुत सारे लोगों का आबाई घर होता है। ये बेसिकली हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रोल है इसमें तकरीबन इस वक्त 12 करोड़ 5 लाख के करीब वोटर्स हैं। इसमें 75% जो है वो परमानेंट एड्रेस पे हैं एज़ पर देयर ऑप्शन, और जो सिर्फ 6 से 7% है जो कि अपने टेम्परेरी एड्रेस पे हैं। जी अच्छा, तो अच्छा अगर अब लोगों ने अगर चेंज करवाना हो, मतलब मैं एक सिनारियो देख रही हूँ जहाँ आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, गर्मी इतनी है, लोगों को फिजिकली जाके दफ्तर में चेंज करवाना कि हम किधर वोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी और शहर में लेट सपोज अगर काम कर रहे हैं, इसके लिए बेहतरीन नहीं होगा आसिफ साहब कि अगर एक पोर्टल बना दिया जाए। अब तो हर चीज़ मतलब कि वीज़ाज भी आपको ऑनलाइन मिल रहे होते हैं, आपको जाके फिजिकली खुद नहीं करना होता, तो कोई पोर्टल बन जाए, आसान सा पोर्टल, उसमें लोग, क्योंकि आप लोग तो चाहेंगे ना कि लोग वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा, वरना तो लोगों के लिए आसान होगा जी हम वोट नहीं देंगे, फिर वो तो बड़ा कन्वीनियंट है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तो मुल्क को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, तो फ़रोग देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वीनियंटली वोट दे सकें, एक पोर्टल हो जाए। हाँ, बेसिकली इसमें जो सिर्फ यही एक रुकावट है कि इलेक्शन जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। मसलन वोटर ने खुद फिज़िकली आना है और उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसने प्रेस्क्राइब फॉर्म पे अपने सिग्नेचर भी करने हैं और निशान अंगूठा भी लगाना है। और ये बेसिकली जब हम ये फॉर्म लेते हैं तो जो फीमेल्स हैं या इस तरह के हैं कि जो डिसेबल्स हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए ऑप्शन है कि वो फॉर्म में ऑथराइजेशन दे दें अपने फैमिली मेम्बर किसी को, तो वो उनके बिहाफ पे जाके फॉर्म जमा करा सकता है। तो ये हमने फैसिलिटेट किया हुआ है। सर इसके लिए भी सर किसी को ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। आप माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बहुत ही दकियानूसी निज़ाम है, और इसमें आप कह रहे हैं जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी तब ये पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह तो कोई नहीं चेंज कराने आने वाला। ये तो बात आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लीजिएगा। नोबडी इज गोइंग टू कम फिजिकली, और इतनी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है कि आके आपके पास अपनी तस्दीक करेगा, ख्वारी करेगा, वोट चेंज कराएगा। अब आप मुझे बता दें कि इस प्रॉब्लम को फोर्सी करते हुए जहां लोगों का ये एक सेंस होगा, बेहतरीन होगा कि अगर आप नादरा के साथ मिलके, ताकि तस्दीक भी हो जाए कि जी इन्हीं के अगर फिंगरप्रिंटिंग हो या आपका आईडी कार्ड नंबर हो, जो भी हो, आपकी वहाँ उसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो दोनों मिल के कोई ऐसी पोर्टल बना लें जहाँ डबल चेक हो जाए। जी, ये इस पे बेसिकली जिस तरह मैंने आगे अर्ज़ किया कि सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 एक्सप्लिसिटली ये प्रोवाइड करता है कि जो भी वोटर है वो अपने नाम की करेक्शन या नई रजिस्ट्रेशन या डिलीशन के लिए या पर्टिकुलर्स में मॉडिफिकेशन के लिए जो फॉर्म देगा वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा और वो उसको जमा कराएगा। बेसिकली अगर इसको ऑनलाइन यानी कि कर दिया जाए तो ये मिसयूज़ इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली कोई भी कैंडिडेट है, उसकी कैंडिडेचर जो है वो इसके ऊपर प्राइमरीली अपने वोट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यानी कि वो मिसयूज़ हो जाए कि किसी यानी कि कैंडिडेट का वोट ही वहाँ से चला जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर अच्छा मेरी बात सुनिए, किसी बंदे का वोट परमानेंट एड्रेस पे भी नहीं है, पोलिंग का हल्का, और टेम्परेरी पे भी नहीं आया,
अब ये उसकी गलती तो नहीं है ना, आप लोगों ने या तो उसका टेम्परेरी पे करना था या परमानेंट पे करना था, और प्रेफरेबली लोग टेम्परेरी पे ही करते हैं क्योंकि परमानेंट तो लोग कहाँ नौकरियां करते हैं। वैसे ये भी कॉमन सेंस की बात है कि आपको टेम्परेरी को प्रेफर करना चाहिए था परमानेंट के बजाय वोट डालने के मामले में, ठीक है। अब जो दोनों एड्रेस पे उसका नहीं आया पोलिंग का हल्का, तो वो तो आपकी गलती है, तो वो उसके लिए भी उसे जाके ठीक कराना पड़ेगा। असल में इसमें गलती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली स्टैट्स ये प्रोवाइड करते हैं कि जो नादरा के शनाख्ती कार्ड्स हैं जो परमानेंट और टेम्परेरी हैं, इनमें तकरीबन कोई 80% प्लस हैं कि उनके टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो फिर तो बिल्कुल उनका उसी में होता है। जी हाँ, तो इस वजह से वो 75% वो उस पे हैं, मगर जो टेम्परेरी जिनको 6% किया हुआ है उन्होंने खुद ऑप्शन दिया हुआ है। जब उन्होंने सेक्शन 25 के तहत नया शनाख्ती कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि हमने टेम्परेरी पे जाना है या परमानेंट पे। तो वो जो टेम्परेरी पे जिन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उनका पूरा लॉग हमारे पास मौजूद है, तो वो इस वजह से उनको टेम्परेरी पे किया हुआ है। जिन्होंने परमानेंट का ऑप्शन दिया हुआ है वो परमानेंट पे। चलें सर, अब तो हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम के सिलसिले में बात करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई नहीं करेगा जाकर। मेरा नहीं ख्याल दिस वुड बी पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी के शनाख्ती कार्ड में उसका पता, डेटा, करंट, परमानेंट, टेम्परेरी एड्रेस सब ठीक दर्ज है और वो कहता है जनाब ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और मेरे हल्के में अब आप वोट ट्रांसफ़र कर दें, तो आई वंडर कि इसमें मिसयूज़ कहाँ कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन खैर एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया सर आसिफ यासीन हमसे बात करने का। और देर आर सम हम फोर्स ही कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए मुश्किल होगा व्हेन द टाइम कम्स, तो इसकी ऑलरेडी कोई अरेंजमेंट आप हमें जरा हमें लिख के बताइए जियो पाकिस्तान टीवी पे कि आपका हल्का जो है, आपका हल्का जो है, आपका जो पोलिंग स्टेशन 8003 जी 8300 पे आप SMS करेंगे अपना 8300 पे आईडी नंबर विदाउट एनी स्पेस के लिख के भेजें और देखें कि आपका कहाँ आया पोलिंग स्टेशन और आपके हल्के में आया है, आपके हल्के से बाहर आया है, और अगर नहीं आया तो आप हमें @जियो पाकिस्तान टीवी ट्विटर पे ऑल्सो हम बार ये रीट्रेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन के किसी का वोट ज़ाया हो। तो अगर ये बात निकल आए कि जी हमें तो पता नहीं था या हम तो वहाँ रहते नहीं हैं या जो भी है, इनको पहले ही फोर्सी करें और इनको एड्रेस करें, बिकॉज ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि आप अपना वोट जो है वो ज़ाया कर दें। वोट ज़ाया नहीं हो सकता। पहले मुल्क के हालात देखें कि क्या है। वी नीड टू बी वेरी श्योर who we are voting for and we have to use our vote। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और मुल्तान वालों के लिए तो आज ईद का सा दिन है, क्योंकि मुल्तान कोई बात नहीं, अगर बाबर आजम को देख के मुझे हौसला हुआ और वेस्ट इंडियन कप्तान की भी बात सुनकर मुझे हौसला, वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, ये हवा पंखा चलाया हुआ पेडिस्टल फैन है या वैसे क्या, ये किस तरह हो रहा है, ये जरा कट कर। हाँ ये देख रही है हवा कैसे चल रही है, पहले तो मुझे कोई ये बता दे। और काफी ठीक ठाक चल रही है। अगर तो ऐसे ही चलती रहे, वैसे लू चल रही होगी, लेकिन बाबर ने तैयारी कर ली है तकरीबन। बाल भी छोटे छोटे, उम्रा करके आए थे तो बाल उनके तभी के छोटे हैं, और भाई ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता और हम तैयार हैं। और भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि 14 साल के तवील इंतजार के बाद सूफिया की सरजमीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो लौट रही है। मुल्तान में और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज शाम 4 बजे खेला जाएगा। शदीद गर्म मौसम को हम बार बार वैसे नहीं मेंशन करेंगे, इसकी वजह से मैच का ज्यादातर हिस्सा जो है वो शाम और रात के औकात में खेला जाएगा। वैसे अब्दुल्ला दैट शुड बी ओके, अ फ्यू आवर्स इन द गर्मी एंड देन ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू गेट बेटर। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम जिनको आप अभी देख भी रहे थे सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है, सुनिए जरा। टीम में एज ए कप्तान काफ़ी एक्साइटेड हूँ। 14 साल बाद यहाँ पे मुल्तान में क्रिकेट होने जा रही है इंटरनेशनल, तो उसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और स्पेशली फैंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो फैंस थे वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि मुल्तान में क्रिकेट हो, हम देखें अपने स्टार्स को। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो पाकिस्तान टीम को और दूसरी वेस्ट इंडीज़ टीम को भी सपोर्ट करेंगे, जिस तरह हमें बाकी वेन्यूज़ पे सपोर्ट मिलती रही है दोनों तरफ से। हाँ भाई ज़बरदस्त सपोर्ट तो मिल रही है। वो कह रहे हैं 4 बजे मैच शुरू होगा तो चले तमाशाइयों के लिए, शायकीन के लिए ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि उन्हें चील दोपहरी जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, शिक्कड़ दोपहरी नहीं होता, शिक्कड़ भी होता है ना, शिक्कड़ दोपहरी, आप जहाँ से आई हैं वहाँ शिक्कड़ होता है, मैं जहाँ से हूँ चील दोपहरी होती है। मतलब चील भी चील भी अपने अंडे छोड़ के भाग जाए, वो इतनी गर्मी वाली सीन होता है ना। अच्छा इस तरह इसको कहते हैं। आई थिंक सो, अम्मी ने तो यही किसी ज़माने में घर जाके पूछेंगे। ओके जी, वेस्ट इंडीज की क़यादत कर रहे हैं निकोलस पूरन नाम है इनका, और
शाय होप जो है वो नायब कप्तान है, जबकि टीम में 3 नौजवान खिलाड़ी भी डेब्यू कर रहे हैं। जरा ऑब्वियसली शाय बट नॉट SHY शाय, SHAI शे। वो शे गिल हमारी दूसरी सिंगर हैं, वो शे SHAE है। हाँ, मैं तो कहते हैं इसी मौके पे परसूरी चला देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सिकंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सिकंदर, सबसे पहले तो हमें बड़ी टेंशन हुई है गर्मी की, तो आप मतलब टेंशन होनी चाहिए या फिर प्लेयर्स आर यूज्ड टू प्लेइंग इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस? आपने खेला कभी इस सड़ी गर्मी में मैच? ये तो जब हम बचपन में खेला करते थे ना, तो उस वक्त तो जून जुलाई की गर्मी में मुझे याद है, हम बगैर इसलिए कि छोटे होते थे और उस वक्त फिक्र ही नहीं होती थी, मेरे तो नक्सीर फट जाया करती थी, खून बहता था, मार पड़ती थी अम्मा से, ये सब कुछ होता है। मगर देखिए सारे लड़के प्रोफेशनल हैं, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि देखें PCB को पता था कि वेस्ट इंडीज़ का टूर होने वाला है, कराची वॉज द आइडियल प्लेस, उसकी पिच को खोदने की जरूरत क्या थी? बाद में खोद देते, वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद खोद देते। पंजाब की गर्मी तो बहुत ही खतरनाक होती है, वो ड्राई होती है, कराची के अंदर हवा चल रही होती है, तो वो मेरे ख्याल से वो फैसला गलत था कि अभी उनको इतनी जल्दी में उन्होंने कराची की पिच खोद दी, फिर उनको मुल्तान जाना पड़ गया। तो गर्मी का असर तो होता है, मगर ये कि 4 बजे मैच शुरू होगा, जो सबसे ज़्यादा गर्मी हिट करेगी वो सपोर्टिंग स्टाफ, जो स्टाफ से मतलब है कि जो क्रू है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, दे विल ऑल बी स्टैंडिंग, वो सुबह से बिजी होंगे, तो वो उनकी सेटिंग हो रही होगी, वो अपनी चीज़ें सेट कर रहे होंगे, तो उनको तो ज़्यादा हिट करेगा। अदरवाइज लड़के यूज्ड टू होते हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत होती हैं, दे विल हैंडल इट। अच्छा सिकंदर, यू हैव बीन अ फास्ट बॉलर, हाउ डिफिकल्ट इज इट स्पेशली फॉर बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए कि कंसिस्टेंटली ऑब्वियसली एक प्रेशर भी होता है, लंबे स्पेल हो जाते हैं, इतने लंबे स्पेल चल रहे हैं, मौसम एक अलहदा चल रहा है, तो उनके लिए पर्टिकुलरली मुश्किल होता है? राबता हमारा कट गया है। Well, he was actually सिकंदर बख्त was okay कि used to भी होते हैं, लेकिन ये उन्होंने अच्छा इशू उठाया है कि भाई कराची में जब हो सकता था तो क्यों नहीं होने दिया। That would have been much better। मतलब या तो होता ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं थी, लेकिन कराची was always should have been considered। अच्छा सिकू, जरा हम पूछ रहे थे फास्ट बॉलर्स के लिए, जरा वैसे तो मुश्किल मौसम है, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए जरा ज़्यादा टफ होता है इन कंडीशंस में परफॉर्म करना? देखिए बिल्कुल होगा, छोटे छोटे स्पेल्स कराने पड़ेंगे। आपके पास 3 ऐसे ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह का मेरे ख्याल से चांस बन जाएगा कि मिडिल ऑर्डर में वाकई बैटिंग करे, भी शादाब है, नवाज है, तो आपके पास 3 स्पिनर्स आ जाएंगे। तो आप जो कप्तान होगा 100% जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनको भी क्रिकेट का पता है, तो वो छोटे छोटे स्पेल से आप बॉल करें, लंबे स्पेल ना दें। हाँ, अगर किसी बॉलर ने रन थ्रू कर दिया तो ठीक है, आप तो उसको 5-6 ओवर का एक्स्ट्रा स्पेल करा दें, मगर मेरे ख्याल से सब 3-3 ओवर 4-4 ओवर का स्पेल करेंगे, जिससे वो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि इतना फ़र्क पड़ेगा, लड़के यूज्ड टू होते हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी गर्मी में टीम आ रही है तो उसको कराची की पिच को नहीं खोदना चाहिए था। अच्छा एंड फाइनली मतलब टीम कंपैरिजन भी ले लेना जरा, पलड़ा किसका भारी है किसका नहीं है, कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको, हमारे लिए आसान होगी सीरीज नहीं होगी? नहीं देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वो आखिर अभी तो हॉलैंड से खेल के आ रहे हैं, तो ठंडे मौसम से आ रहे हैं, मज़ेदार किस्म के मौसम से। हमारी टीम तगड़ी है और हमारे एज यूजुअल जिस तरह हमारा एक ट्रेंड है, हम लोग जहनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो हमारे इमरान खान साहब ने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से हम खेलें। जहनी तौर पे हम ऑस्ट्रेलियंस नहीं हैं, हम नए चांस नहीं लेते, नए लड़कों को मौका नहीं देते, हम वही पुराने लड़कों के साथ खेलेंगे। हमारी फुल टीम खेल रही है, उनकी भी फुल टीम है, मगर उनकी टीम बहुत हल्की है, मतलब बड़े बड़े नाम नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, हमारे पास 3 जैसे मैंने बताया कि स्पिनर्स के चांस है खेलने के, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान विल हैव अ गुड चांस टू विन दिस सीरीज। और आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम ये मैच जीतेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस पॉइंट से हम क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। हॉकी में तो आपने देखा, तो उस दिन आप प्रोग्राम भी कर रहे थे, 12 लड़के अंदर खेल रहे थे, पता ही नहीं चला और हम डिस्क्वालीफाई कर गए। तो इस ये भी हमारे लिए क्वालिफाइंग राउंड्स हैं उसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो हमें इसमें पॉइंट्स लेना बहुत जरूरी है ताकि हम क्वालिफाइंग राउंड से करने हम सेफ हैं, मगर इट्स बेटर कि अच्छे पॉइंट्स के साथ हम जाएं। जबरदस्त। सिकंदर, अब हम आपसे कल बात करेंगे जब इंशाल्लाह हम जीत चुके होंगे। जी जी प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मैं ये कहना चाहता हूं, एक टिकर बहुत अच्छा चल रहा था कि कस्टम वाले चॉकलेट्स नहीं पकड़ेंगे। मैं भी बाहर जा रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। जी जी जी, हम मुकम्मल यहाँ पे बारहा ये यकीन दहानी ले रहे हैं हुकाम से। तो खुशी तो हमारे लिए सिकंदर, क्योंकि अब आप जब बाहर जाएंगे तो हमारे लिए चॉकलेट्स आएंगी, लेके आइएगा। नहीं बहाना, मुझे बहाना मिल गया। नहीं जी, कोई बहाना नहीं है, हमने उसको क्लियर करवा लिया। आप बताएं, आप अगर आपको कोई तंग करे तो आप हमसे राब्ता कर लीजिएगा, हम आपकी चॉकलेट जरूर करवाएंगे, हम आपकी चॉकलेटें छुड़वा देंगे।
थैंक यू सिकंदर फॉर स्पीकिंग विद अस। सो द मैच इज टुडे और कल इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जीत मना लेंगे इंशाल्लाह। अभी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन 10 ममालिक में शामिल है जहां माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात जो हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन की जानिब से अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतालिक शऊर और आगही पैदा करने की एक पूरी कोशिश की गई और अदाकारा लैला ज़ुबैरी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और इस मौके पर लैला ज़ुबैरी का कहना था कि शहरी गाड़ियों से गंदगी जो है वो बाहर फेंकते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। भाई ये तो हम सारों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है एंड आई एम सॉरी कभी बचपन में किया भी होगा, नॉट एनी मोर दो। अच्छा, अदाकारा लैला ज़ुबैरी से मुझे याद आया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही अदाकारा होती थी, लैला ज़ुबैरी। और मजे की बात है कोई सोच नहीं सकते था कि अब सबसे जो हमारे बेहतरीन एक्टर्स हैं वो इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद को समझा जाता था कि जी ये तो कोने में पड़े हुए हैं। अहमद अली अकबर, आमिर, उस्मान खालिद बट एब्सोल्युटली मतलब बड़े दुनिया है जो वहाँ से आ रहे हैं। सो दैट बट यू नो पीटीवी में हर सेंटर के प्लेयर इस्लामाबाद सेंटर से बस लैला ज़ुबैरी साहिबा होती थी और ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, तो एक नाम भी इतना भारी पड़ जाए। अच्छा आगे अभी जनाब कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी, जिसमें सिर्फ ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई है, इतना ही पाकिस्तान का इसमें लेना देना है और कुछ I'm happy with that too. So beautiful trophy it is. फ्रांस के साबिक वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टियान कैरेम्बियो, सही बोला है मैंने? बिल्कुल आपने सही बोला, आगे बोलें। और ये खुसूसी तैयारे में ट्रॉफी उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान लाए हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंची तो पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की कप्तान हाजरा खान ने इनका इस्तकबाल किया। अच्छा, ये रेड कारपेट जो था ना, ये इधर से ही रोल हुआ, ट्रॉफी वापस रखी गई जहाज में और जा भी चुकी है। कितना 10 मिनट का था टोटल? Just saying, अब्दुल्ला आपने जितनी एक्साइटमेंट दिखाई थी ना कि at least it's in Pakistan, well it's not in Pakistan anymore, it's gone now. चलें, it's gone now, फिर भी चंद घंटे तो रह गए ना, तस्वीर तो खिंच गई ना। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि जी आज वर्ल्ड ओशन डे जो है वो दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत इसलिए भी रखता है बिकॉज पाकिस्तान की माशाल्लाह आपको पता है ना कोस्ट जो है कोस्टल लाइन, और क्या हमने आपके लिए तस्वीरें जमा की हैं, इट इज़ ओवर 1000 किलोमीटर। अपने साहिलों का ख्याल रखें, यहाँ भी लेटर ना करें। वी कैन सी यू टुमारो।